नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जीके अकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर जहां हमने छोड़ा था वहीं से हम वापस पिकअप कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय की बात हम कर रहे थे, नेशनल इनकम की। तो पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ पढ़ी थी और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ क्या क्या हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये लेक्चर आपको तभी काम का है जब आप पुराना लेक्चर देखेंगे। तो पहले पुराना लेक्चर देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। अब देखिए, आपने अगर पुराना जो लेक्चर था लास्ट वाला, अगर आपने वो ध्यान से सुना हो तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना के समय बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यानी उत्पादक एक अलग फैक्टर है जो चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, फिर ग्राहक एक अलग फैक्टर है जो उस वस्तु को खरीद रहा है, अंतिम से उसका उपभोग कर रहा है, फिर बीच में सरकारी तंत्र आ जाता है जो उसके ऊपर टैक्स वसूल रहा है, बीच के अंदर ये बिचौलिए आ जाते हैं जो या तो बल्क में व्यापार करते हैं, होलसेलर के रूप में, जो रिटेलर के रूप में व्यापार करते हैं, एक एक खुली वस्तु को बेचते हैं। तो बीच में क्या होता है कि बहुत सारी वस्तु की चीजत भी होती है। साथ ही साथ एक देश जो है वो अपनी घरेलू सीमा के अंदर भी व्यापार करता है, वो अपनी घरेलू सीमा से बाहर भी व्यापार करता है। तो कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो राष्ट्रीय आय की जब गणना शुरू करते हैं तो कौन से फैक्टर को ध्यान में रखना है, कौन से फैक्टर को नहीं रखना है, उसके आधार पे अपने पास इसकी अवधारणाएं हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। देखिए, राष्ट्रीय आय की प्रचलित अवधारणाएं तो ये चार ही हैं: जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। आजकल एक नया फैक्टर जुड़ने लग गया है, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसकी भी हम बात करेंगे बट लास्ट में करेंगे, ठीक है। पहले अपन को इन चार के ऊपर फोकस करना है: जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। तो शुरू करते हैं अपन सबसे पहले जीडीपी से। कई बार आपने सुना होगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में अगर मैं कहूँ तो सकल घरेलू उत्पाद। देखो, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, ये मैंने ही लिखी है, इसके हिसाब से ही आप चलना। कई जगह पर इसकी डेफिनेशन बहुत कंफ्यूजिंग है। आप तो दो चीज़ों पे फोकस करो इस डेफिनेशन में। पहले देखो, आप डेफिनेशन देखो, किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्त वर्ष में उत्पादन के समस्त क्षेत्रों द्वारा अर्जित की गई कुल आय उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। देखो, किसी देश की घरेलू सीमा में, ठीक है, इसमें एक शब्द और लिख दो यहाँ पे, उस देश के समस्त निवासियों द्वारा। किनके द्वारा? निवासियों द्वारा। देखो, निवासी और नागरिक में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? आपके देश में रहने वाले सारे लोग कोई ज़रूरी नहीं है इस देश के नागरिक भी हों, वो अभी इस देश के क्या होंगे? निवासी होंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपके देश में मान लो अपने घर पे आसपास कोई चाइनीज़ ढाबा टाइप का है, नेपाली ढाबा टाइप का है। अब वहाँ पे नेपाल से कोई लड़का आके काम कर रहा है ना? तो इस समय वो मेरे देश का, मेरे शहर का निवासी है, परंतु नागरिक वो कहाँ का है? नागरिक वो नेपाल का ही है, अपने यहाँ का नहीं है वो, ठीक है। ऐसे कैसे आपके हमारे कोई भाई बंधु हैं जो अभी राइट नाउ हमारे देश में नहीं है, वो हमारे देश से बाहर, मान लीजिए गल्फ कंट्रीज में कहीं गए, दुबई गए हुए हैं, या फिर वो इंग्लैंड गए हुए हैं, या फिर वो यूएसए गए हुए हैं, तो नागरिकता तो उसके पास भारत देश की है, परंतु अभी वो रह कहाँ रहा है, निवास कहाँ कर रहा है? वो भारत से बाहर निवास कर रहा है। तो देखो, जब मैं जीडीपी की गणना करता हूँ ना, तो मेरे लिए सिर्फ मैटर करते हैं कौन लोग? भारत के निवासी, भारत के रेजिडेंट्स। कौन लोग? भारत के रेजिडेंट, है ना। तो किसी देश की घरेलू सीमा में उसके देश के समस्त निवासियों द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादन के समस्त क्षेत्रों द्वारा अर्जित की गई कुल आय उस देश की क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय। तो अब देखो यार, इसमें बड़ा शब्द आया, कौन सा? एक तो घरेलू सीमा। तो ये घरेलू सीमा का मतलब क्या है? देखो, देश की लोकल बाउंड्रीज जो हैं, इसमें सबसे पहले अपन शामिल करेंगे देश की स्थलीय सीमा को। हमारे देश की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी। फिर देखो, हम शामिल करेंगे हमारे देश की जलीय सीमा को। हमारे देश की जलीय सीमा 12 नॉटिकल माइल्स की है, 12 नॉटिकल मील की है, जो भुज से नापते हैं। देखो, जलीय सीमा में और तटीय सीमा में या तट रेखा में थोड़ा फर्क है। तट रेखा का मतलब तो ये है कि भारत की वो भूमि जो समुद्र को टच करती है, जैसे गुजरात से लेके आप आगे तक चले जाएंगे बंगाल तक, तो 6100 किलोमीटर की भारत की तट रेखा की लंबाई है। पर हम बात कर रहे हैं जलीय सीमा, यानी कि समुद्र के अंदर कितना दूर तक हम जा सकते हैं। तो समुद्र के अंदर
हमारी अंतर्राष्ट्रीय संधि के हिसाब से जितनी सीमा है वो है 12 नॉटिकल माइल की, और 1 नॉटिकल माइल के अंदर 1.8 किलोमीटर होते हैं। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। फिर देखिए विदेशों में जो हमारे दूतावास और हाई कमीशन है, भाई विदेशों के अंदर भी हमारी कूटनीतिक जिन जिन देशों से बातचीत है वो हमें ये इजाज़त देते हैं कि आप अपने देश का दूतावास हमारे यहाँ पे स्थापित करें, और हम भी उन्हें इजाज़त देते हैं कि वो अपने देश का दूतावास हमारे अंदर स्थापित करें। तो बेसिकली जब हम किसी देश के अंदर अपना दूतावास या हाई कमीशन स्थापित करते हैं तो उस दूतावास के अंदर सारी मैनेजमेंट सिक्योरिटी हमारे देश की होती है, और अगर हमारे देश के अंदर कोई होगा तो उनके देश की सिक्योरिटी, उनके देश की आर्मी, उनके देश के ऑफिशियल हमारे यहाँ पर काम करेंगे डिप्लोमेट बन के। तो ये डिप्लोमेसी का राइट्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके किसी दूतावास को, उसके अंदर उस देश की पुलिस सेना जो है वो घुस नहीं सकती। जैसे मान लीजिए हमारा दूतावास पाकिस्तान में ही ले लीजिए, हमारा दूतावास है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर हमारे इस दूतावास के अंदर पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस या वहाँ का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बिना हमारी इजाज़त के प्रवेश नहीं कर सकता। और ऐसा ही हमारे साथ में भी है, हमारे यहाँ पर भी जो पाकिस्तान का दूतावास है वहाँ हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो विदेशों में स्थित दूतावास जो भी हैं वहाँ पे रहने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे देश का क्या है, निवासी है। देखो नागरिक है नहीं, उसकी बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं कि हमारे देश का निवासी कौन होगा। हो सकता है कि ये निवासी नागरिक हो, मैक्सिमम टाइम वो नागरिक भी होंगे, भाई हमारे देश में रहने वाला ऑब्वियस सी बात है भारतीय नागरिक होगा ही होगा, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो है तो किसी और देश के नागरिक बट रहे मेरे यहाँ पे रहे, ठीक है। तो और एक चीज़ और, दो देशों के मध्य या देशों के मध्य चलने वाले हमारे या जो वायुयान है या जलयान है ये भी हमारे देश की सीमा ही है। जैसे हमारे देश का कोई वायुयान या जलयान है किसी देश की सीमा से गुजर रहा है, किसी देश की जल सीमा से गुजर रहा है, किसी देश की वायु सीमा से गुजर रहा है, तो जब तक आप अपने देश के वायुयान और जलयान में बैठे हैं तब तक आपने उस देश की सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। जैसे मान लीजिए आपको न्यूयॉर्क जाना था, बाय फ्लाइट जा रहे थे, है ना, बट वो फ्लाइट जो है रास्ते में दुबई होके गई, और आप फ्लाइट दुबई में मान लीजिए 2 घंटे का या 4 घंटे का स्टे था, कनेक्टिंग फ्लाइट थी। अब आप दुबई में रुके, आपके 4 घंटे का टाइम है तो चलो थोड़ा दुबई घुमाते हैं, नहीं, आपको न्यूयॉर्क जाना है, आपके पास वीज़ा अगर न्यूयॉर्क का है, आपकी फ़्लाइट अगर दुबई में रुकी है तो अपने प्लेन में ही बैठे रहो। या फिर हो सकता है कि आप स्टीमर से जा रहे हैं और आपका स्टीमर मान लीजिए दुबई के पोर्ट के ऊपर रुक जाता है, बंदरगाह पे रुक जाता है। अब यूँ नहीं कि आप बंदरगाह पे उतर के घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, नहीं, अगर आपका बोट, आपका स्टीमर उस बंदरगाह पे रुका है तो आपको अपने जलयान में ही रहना होगा, और अगर आप एयरपोर्ट पे हैं तो या तो वायुयान में ही बैठे रहिए, या फिर अगर वो अलाउ करते हैं तो आप जो एयरपोर्ट का ग्रीन एरिया है वहाँ जाके बैठे, वहाँ बाहर घूमने नहीं निकलेंगे। तो ये है भारत की सीमाएं या किसी भी देश की सीमाएं इस प्रकार से काउंट होती है। इस सीमा के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति मेरे देश का निवासी कहलाएगा, और इस निवासियों द्वारा अर्जित की गई कुल आय उस देश की क्या कहलाएगी, जीडीपी कहलाएगी। पर अगर अब आपने ध्यान से इस परिभाषा को सुना हो तो इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि साहब मेरा एक भाई है जो ना तो मेरे देश की इस स्थलीय सीमा में अभी है, ना ही वो मेरे देश की जलीय सीमा में है, ना ही वो दूतावास में काम करता है, ना ही वो वायुयान में है, ना ही वो जलयान में है, पर उसके पास नागरिकता तो मेरे देश की है। वो मुझे घर पे पैसे भी भेजता है, वो लंदन में रहता है, हर महीने मेरे पापा को मेरे को पैसे भेजता है, हमारा पूरा सपोर्ट करता है। क्या उसकी इनकम को मैं जीडीपी में शामिल करूँगा? नहीं करूँगा। क्यों? एट दैट मोमेंट वो मेरे देश का निवासी नहीं है, और जीडीपी इज़ ऑल अबाउट निवासी या रेजिडेंट। और उल्टा कर लेते हैं कि मेरा एक रेस्टोरेंट चलता है जिसमें 5 नेपाली काम करते हैं, नेपाल के नागरिक हैं, पर पिछले 5-6 सालों से मेरे देश में ही रह रहे हैं। उनके पास नागरिकता भी नेपाल की है, परंतु वो 5-6 साल से मेरे देश के निवासी है, यहीं पे पैसा कमा रहे हैं, यहीं पे खर्च कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो क्या ये लोग मेरे देश के नागरिक कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्या ये मेरे देश के निवासी कहलाएंगे? हाँ कहलाएंगे, क्योंकि मेरे देश की घरेलू सीमा के अंदर ये रह रहे हैं। क्या इनकी इनकम मैं जीडीपी में जोड़ूंगा? हाँ जोड़ूंगा, बिल्कुल जोड़ूंगा। तो ये तो गलत है।
ये तो जो नेपाली हैं यहाँ से पैसा कमाएंगे और हर 2-3 साल में अपने घर जाएंगे या फिर हर महीने अपने घर पैसा बेच देंगे, तो ये तो मेरे देश को नुकसान हो रहा है। ऐसे तो मेरा भाई लगातार पैसा भेज रहा है पर आप उसको तो शामिल ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो जीडीपी के अंदर जो ये एरर है, इसी को सुधारने के लिए अपने पास है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब आप देखो ये क्या कहता है, किसी एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक योग को सकल उत्पाद के राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। जीएनपी में यहाँ विदेशों से जाने वाली आय और विदेशों से आने वाली आय को भी हम सम्मिलित करते हैं। बेसिकली क्या है, इसमें आप एक शब्द डाल दीजिए, किसी देश के समस्त नागरिकों द्वारा अर्जित की गई कुल आय। किसी देश के समस्त किसके द्वारा, नागरिकों द्वारा अर्जित की गई कुल आय। तो अपना ये सारा मामला सॉल्व हो जाएगा। अब देखो जीएनपी किस पे फोकस करता है, किसी देश के नागरिकों पे फोकस करता है ना। अगर आप उस देश के नागरिक हैं और आप विश्व में कहीं भी रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके द्वारा जो प्रोडक्ट या आपके द्वारा जो आय अर्जित की गई है उसको मैं मेरे देश की राष्ट्रीय आय में जरूर जोड़ूंगा। और आप मेरे देश में रह रहे हैं, मेरे देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, पर अगर आप मेरे देश के नागरिक नहीं हैं तो आपकी आय मेरे देश की राष्ट्रीय आय के कुछ काम की नहीं है। ठीक है, तो देखो जैसे अब जीएनपी में जब होगी ना, तब वो जो नेपाली अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे उनकी आय को हम नहीं जोड़ेंगे, जबकि मेरा जो भाई लंदन में रह के मेरे परिवार की मदद कर रहा था उसकी आय को मैं जीएनपी में जरूर शामिल करूंगा। तो देखो जीएनपी कैलकुलेट करने के बड़े सिंपल फॉर्मूले हैं। सबसे सिंपल फॉर्मूला है ये वाला, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। बड़ा सबसे सिंपल फॉर्मूला, यही ज़्यादा चलता है। इसमें क्या करना है, देखो जीडीपी तो मैं वैसे भी कैलकुलेट करूंगा ही करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे देश की घरेलू सीमा में जो लोग उत्पादन कर रहे हैं उसको तो देखना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल देखना पड़ेगा। तो मैं टोटल जीडीपी ले लेता हूँ, फिर कहता हूँ मैं विदेशों से आने वाली आय, यानी कि विदेशों में रहने वाले जो भारतीय लोग हैं वो मेरे देश में कितना पैसा भेज रहे हैं, तो उसको मैं जीडीपी में जोड़ दूँ। हाँ बिल्कुल जोड़ दो, क्योंकि वो मेरा भाई जो लंदन में रह रहा था उसकी आय तो मैंने जोड़ी ही नहीं थी। और माइनस एम यानी विदेशियों द्वारा मेरे देश में अर्जित की गई कुल आय। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे देश में रहने वाले विदेशी जो मेरे देश से कमाते हैं परंतु मेरे देश से पैसा लेकर अपने देश में भेज देते हैं, जो मेरे कोई काम की नहीं है। तो कोई रहने वाला तो दिल्ली में है पर पैसा भेज देता है अपने देश, यानी जर्मनी का रहने वाला है तो जर्मनी भेज देता है, तो उसकी आय मेरे कुछ काम की नहीं है, तो उसको मैं माइनस कर दूं। तो जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीएनपी। ठीक है, ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। फिर एक और फॉर्मूला है इसमें, सी आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम जो है ये आयात और निर्यात का अंतर है और कुछ नहीं है। यहाँ पे सी क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग, अपने देश में होने वाले कुल जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका उपभोग है। आई जो है ये है घरेलू निवेश। घरेलू निवेश यानी कि देश के लोगों द्वारा ही किया जाने वाला निवेश, इसमें बाहर से नहीं आता। जी जो है वो है सरकारी व्यय, आप सरकार अपने ऊपर कितना व्यय करती है। और x माइनस एम ये है कि कितना हमारे देश में आयात हुआ, मतलब हमने हमारी मुद्रा को बाहर भेजा, और कितना निर्यात हुआ यानी विदेशी मुद्रा हमारे देश में ही। ये इसका बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, जनरली जो फॉर्मूला जिससे अपना काम हो जाएगा, अपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो फॉर्मूला होगा ये वाला, ये जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। देखो लास्ट में मैं एक बार फिर से कंपेयर कर देता हूँ। जीडीपी में आप निवासी और घरेलू सीमा, ये दो शब्द याद रखेंगे। ये जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा में रहने वाले समस्त निवासियों द्वारा अर्जित की गई कुल आय। और जीएनपी में आप क्या करेंगे, सिर्फ शब्द याद रखेंगे नागरिक, किसी देश के समस्त नागरिकों द्वारा अर्जित की गई कुल आय। ठीक है, अब इसमें भी एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है जिसको अपन सॉल्व करते हैं एनडीपी से। एनडीपी अब क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नॉन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब क्या है, देखो पैसा तो सभी लोग कमाएंगे, मुद्रा, पर क्या होता है उस मुद्रा को जल्दी ही हम क्या करते हैं, कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। खास करके उद्योग धंधों में, जैसे उद्योग धंधे में जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाता है, हर उद्योगपति सोचता है कि मैं अपना प्रोडक्शन और अच्छा करूं, एफिशिएंसी और अच्छी करूं। इसके लिए वो मशीनीकरण करता है, यानी कि वो लगातार नई मशीनें खरीदता है, लगातार वो अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार करता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, मान लीजिए मैंने पिछले साल
कुछ अच्छा प्रॉफिट कमाया और उस अच्छे प्रॉफिट से मैंने एक बढ़िया मशीन खरीद ली और मशीन मेरे को पड़ी 1 करोड़ की। तो पिछले साल मेरे पास 1 करोड़ रुपया था, तब मैंने मशीन खरीदी ना 1 करोड़ की। तो इसका मतलब है कि मैंने 1 करोड़ रुपया का कमाया तो सही है। तो इस आय विधि के अंतर्गत अगर मैं लूँ राष्ट्रीय आय की गणना में, तो मेरे पास पिछले साल 1 करोड़ रुपए की शुद्ध आय थी, जिससे मैंने क्या करी, एक 1 करोड़ की मशीन ले ली। ठीक है भाई, अब हो गया 1 साल। 1 साल उस मशीन को मैंने खूब चलाया, उसका खूब काम लिया। क्या मैं आज की तारीख में उस मशीन को 1 करोड़ में बेचना चाहूँ तो क्या मुझे 1 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? कोई वस्तु जैसे ही एक बार बाजार में बिक जाती है, उसके बाद जब वो दूसरी बार बाजार में बिकने के लिए आती है तो उस वस्तु के मूल्य में थोड़ी कमी आ जाती है, और वस्तु के मूल्य में जो ये कमी आती है इसी को हम कहते हैं मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। इसके लिए एक शब्द और काम में होता है, घिसावट। तो बेसिकली बात हुई ऐसी, जैसे मैं आपके पास मैं पूछूं, आप अभी पर्सनली बैठे कि यार आपके पास क्या प्रॉपर्टी है? कि यार मेरे पास एक फ़ोन है जो मैंने 50,000 रुपये में लिया था 1 साल पहले। क्या आपको इस फ़ोन के 50,000 रुपये आज की तारीख में बैठे बैठे वापस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। 50,000 तो किसी हालत में नहीं मिलेंगे। इवन आप मान लीजिए कि आपने एक बिल्कुल नया फ़ोन लिया, आपने उसको 2 दिन चलाया और अब आप उसको वापस बेचने के लिए जाएं, आपको उसकी उतनी प्राइस वापस नहीं मिलेगी। दैट इज़ डेप्रिसिएशन, ये है मूल्यह्रास। तो भाई जीडीपी के अंदर जो भी पैसा कमाया जा रहा है, जो भी चीज़ें बच रही हैं, वो वापस कैपिटल में भी तो कन्वर्ट हो रहा है, और कैपिटल के कारण जो ये मशीनें लाई जा रही हैं, मशीनों का डेप्रिसिएशन भी तो हो रहा है। इसका मतलब मूल्य तो लगातार घट रहा है। इसको तो आपने कभी उसमें से फाइनल वाले में से घटाया ही नहीं। तो देखो इसको क्या करते हैं, ये थोड़ा ये गलत हो गया यार, ये जीडीपी होना चाहिए यहाँ पे। एनडीपी कैसे निकालते हैं? जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, है ना। ये जीएनपी नहीं है, ये जीडीपी है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ध्यान रखना आप। एनडीपी बराबर क्या है? जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, इसको मैं ठीक कर ही देता हूं। अब देखिए ये ठीक है। एनडीपी बराबर क्या हो जाएगा? जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। जैसा हम बात कर रहे थे, आपको डेप्रिसिएशन शायद समझ में आ गया होगा कि किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो लगातार उनकी जो मशीनें हैं, उनके मूल्य के अंदर जो कमी आती जाती है, उसको भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो एनडीपी को आप सीधा सीधा फॉर्मूले से याद रखो, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन या जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। तो जब जीडीपी के अंदर डेप्रिसिएशन हो सकता है तो जीएनपी के अंदर भी डेप्रिसिएशन होगा। उसको हम कहते हैं एनएनपी या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपने जीएनपी में जो कैलकुलेशन किया था उसमें से आप डेप्रिसिएशन को हटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी? एनएनपी मिल जाएगी। तो देखो अपने पास हो गया जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। अगर आपको ये चारों समझ में आया है तो अब फाइनल बात करो आप। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। अब राष्ट्रीय आय की आप साइंटिफिक परिभाषा बता सकते हैं। भाई राष्ट्रीय आय, अभी तक आप क्या कह रहे थे? किसी देश में एक वित्त वर्ष में उत्पन्न होने वाले समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक योग राष्ट्रीय आय कहलाता है ना, जनरली समझाने के लिए। बट सवाल ऐसे आता है, निम्न में से राष्ट्रीय आय को सही निरूपित करता है? जीडीपी लागत मूल्य पर, जीडीपी बाजार मूल्य पर, एनडीपी बाजार मूल्य पर, एनडीपी लागत मूल्य पर, इस तरीके से। तो भारत की राष्ट्रीय आय कब आती है? जब हम एनएनपी की गणना उत्पादन लागत या साधन लागत पर करते हैं। यानी कि आप देश की एनएनपी की गणना करिए किस पर? फैक्टर कॉस्ट पर, लागत मूल्य पर। तो लागत मूल्य पर एनएनपी की गणना ही क्या कहलाती है? किसी देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। इसको रट लीजिए आप, लागत मूल्य पर किस देश के एनएनपी की गणना उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। मतलब आप जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, इनमें से किसको आप राष्ट्रीय आय मानेंगे? ये तो सभी राष्ट्रीय आय बता रही है ना, तो हम किसको मानेंगे? एनएनपी को मानेंगे। और एनएनपी में भी कैलकुलेशन कौन सी कॉस्टिंग पे करना है? लागत मूल्य पर करना है, उत्पादन लागत पर करना है। इसका मतलब क्या हुआ उत्पादन लागत का? वो मूल्य जो चुका रहा है उत्पादक, वह मूल्य जो किसी उत्पादक द्वारा चुकाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। वो जो हमने किया था ना, पूंजी, मजदूरी, लैंड, ये सब मिला के उस वस्तु का उत्पादन मूल्य हम निकालते थे, साधन लागत हम निकालते थे। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही हमारा क्या है?
राष्ट्रीय आय। फिर देखिए जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखो इसके अंदर अपन को क्या करना है, बड़ा सिंपल है, आजकल हम ये बहुत ज़्यादा काम में ले रहे हैं कि, तो डेफिनेशन समझो पहले, किसी देश की जीवीए उस देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, अगेन ये शब्द काम का है, घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में उत्पादित होने वाली समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समग्र मूल्यों के योग में से साधन लागत और कच्चे माल का दाम निकालने के बाद कितने रुपए सामान और सर्विसेज का उत्पादन हुआ, हम ये ज्ञात करते हैं। बहुत अच्छा है ये। जीवीए से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल आउटपुट और आय का पता चल जाता है। इससे ये भी पता किया जा सकता है कि कौन से खास क्षेत्र, उद्योग या सेक्टर से कितना उत्पादन हुआ। देखो बहुत सिंपल है ये क्या कह रहा है कि जीडीपी आपकी जो टोटल है उसमें से आप टैक्स निकाल दीजिए और सब्सिडी जो सरकार द्वारा दी गई है आप उसको जोड़ दीजिए। इसमें क्या मतलब हुआ इसका, देखो क्या होता है कि जब आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है उसका पहले आपको कच्चा माल भी खरीदना पड़ेगा, और कच्चे माल को खरीद रहे हैं तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब वो भी टैक्स हो गया कच्चे माल पे भी। अब वो वस्तु बन के तैयार हो गई, आपको फिर से उसका टैक्स देना पड़ेगा, जब वो वस्तु बाजार में पहुंचेगी फिर से उसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे। तो ये तो लगातार टैक्स पे टैक्स चल रहा है ना। ऐसे में तो वास्तविकता में तो आप जो जीडीपी बताएंगे वो हमेशा ज़्यादा ही बताएंगे, क्योंकि डबल बार एंट्री होगी। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि आप ऐसा करो कि जितना आपका टोटल आया उसमें से आप कच्चे माल का दाम हटा दो और उसके बाद बताओ कि आपका जो प्रोडक्ट बना है वो कितने का है। तो कच्चे माल का दाम निकालते हैं, उसमें से क्या टैक्सेस भी माइनस हो जाएंगे जब शुरुआत में उस वस्तु को खरीदा गया था। तो इससे हम क्या बता लेंगे कि इसका ग्रॉस वैल्यू कितना आया, मतलब इसका टोटल कितना है। कई बार आप जब अब राष्ट्रीय ये बजट वगैरह देखेंगे या आप जो आर्थिक समीक्षा देखेंगे तो उसमें जीवीए भी आता है, तो उसको भी आप ध्यान देना। आप वैसे इसका आप सिंपल सा आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो, जीवीए बराबर जीडीपी माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। ये बड़ा सिंपल है। फिर दोस्तों देखो अभी जैसे पीछे मैंने बोला था तो मुझे लगता है मुझे आपको मूल्य भी बता देने चाहिए, हालांकि मूल्य सबको पता होने चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो आप देख लीजिए। देखो हमारे पास राष्ट्रीय आय से संबंधित 4 मूल्य होते हैं। पहला है लागत मूल्य या फैक्टर कॉस्ट। देखो किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता द्वारा वहन की गई कुल लागत जिसमें कच्चा माल, मजदूरी, किराया तथा लाभ शामिल है उसे लागत मूल्य कहा जाता है। जैसे अपन मान लो कि कोई मार्कर बनाने की, मतलब बोर्ड पे लिखते हैं ना, वो मार्कर बनाने की मैंने फैक्ट्री खोली, तो मुझे कच्चा माल लाना पड़ेगा, प्लास्टिक चाहिएगा, इंक चाहिएगी, मुझे लोन लेना पड़ेगा, मजदूरों को मजदूरी देनी पड़ेगी, उसके बाद मेरे पास कुछ फाइनल जो है एक प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। तो उस एक प्रोडक्ट के ऊपर जो मुझे कुल खर्चा आया है वो उस प्रोडक्ट का क्या होगा, लागत मूल्य होगा, है ना। अब मेरी फैक्ट्री है, अब मेरी फैक्ट्री में तो लोग आके खरीदेंगे नहीं ना, मैं घर घर बेचने जाऊंगा। इसका मतलब है मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर देखने पड़ेंगे। तो होलसेलर मेरे पास कोई आएगा और मुझे कहेगा साहब मुझे बल्क में सामान खरीदना है, आप बताओ मुझे आप एक कितने पे दोगे। तो मैं उसको बता देता हूँ देख भाई मेरी लागत इतनी है, और जब भी मैं उसको लागत बताता हूँ तो मैं उसमें मेरा प्रॉफिट भी जोड़ लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरी कुल लागत थी एक मार्कर के ऊपर 4 रुपये और 1 रुपया मेरा प्रॉफिट, तो मैं कहता हूँ भाई देख मैं तेरे को एक मार्कर जो है 5 रुपये में दूंगा। वो मुझे 5 रुपये पर मार्कर के देता है और मुझसे 1000 मार्कर लेके चला जाता है। अब वो रास्ते में उसका ट्रांसपोर्ट भी करता है, वो टैक्सेस भी चुकाता है, वो स्टेट टैक्स भी चुकाता है, सेल्स टैक्स देता है, अब तो जीएसटी हो गया है वो जीएसटी देता है। अब क्या होता है, उससे रिटेलर अपने आसपास जो स्टेशनरी की दुकानें हैं वो लोग उससे वो मार्कर खरीद के लाते हैं, पैकेट के पैकेट खरीद लाते हैं, 10-10 का पैकेट लेके आते हैं। अब मैं जाता हूँ उस दुकान के ऊपर मार्कर लेने के लिए। तो अब क्या होता है, जब उस होलसेलर ने इस रिटेलर को अपना मार्कर बेचा तो होलसेलर ने अपने 2 रुपये प्रॉफिट के जोड़ लिए, 7 रुपये। फिर जब मैं रिटेलर आया, रिटेलर ने भी अपने जो 2-3 रुपये हैं, 2 रुपये जो हैं वो जोड़ लिए अपने प्रॉफिट के। उसने कहा भाई मैं भी तो इसको वहाँ से लेके आया हूँ। अब मैंने जब उस मार्कर को पूछा, मैंने कहा भाई एक मार्कर मेरे को कितने में देगा तू? उसने कहा मैं आपको एक मार्कर 10 रुपये में दूंगा। मैंने 10 रुपये दिए, वो मार्कर लाया और मैंने उसका उपयोग कर लिया। तो ये जो 10 रुपये है उस मार्कर का, ये कहलाएगा बाजार मूल्य। तो देखो जब कोई उत्पाद बाजार में बिकने के लिए जाता है तो उस वस्तु के लागत मूल्य में जोड़े गए कर तथा सब्सिडी को घटाने से प्राप्त मूल्य वस्तु का बाजार मूल्य कहलाता है। अब क्या हुआ यहाँ पे,
बाजार मूल्य में लगातार क्या हुआ, टैक्सेस जुड़ रहे थे, यानी कि कोई आदमी जो है वो मार्कर का मूल्य बढ़ा क्यों रहा था कि मैंने ट्रांसपोर्ट किया है और मेरा प्रॉफिट है, इस वजह से तो वो 5 का मूल्य जो है वो 10 का हो गया। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं कि लागत मूल्य जो है वो हमेशा किसी उत्पाद के उत्पादक द्वारा वहन किया जाता है, उत्पादनकर्ता द्वारा वहन किया जाता है, और बाजार मूल्य जो है वो किसी अंतिम उपभोक्ता द्वारा व्यय किया जाता है। यानी लागत मूल्य जो है वो हमेशा किससे संबंधित होगा, लागत मूल्य हमेशा उत्पादनकर्ता से संबंधित होगा, जबकि बाजार मूल्य हमेशा किससे संबंधित होगा, बाजार मूल्य हमेशा वस्तु को खरीदने वाले उपभोक्ता संबंधित होगा। इसका मतलब जब मैं लागत मूल्य की रेस्पेक्ट में बात करता हूं तब मेरे दिमाग में उद्योगपति या उत्पादनकर्ता चल रहे होते हैं, और जब मैं बाजार मूल्य को सामने रख के बात करता हूं इसका मतलब है मेरे दिमाग में वस्तु को खरीदने वाले उपभोक्ता चल रहे हैं। अब देखो इसमें एक चीज और आती है, स्थिर मूल्य। अब स्थिर मूल्य क्या है, किसी उत्पाद का पिछले किसी वर्ष के स्तर पर बिक्री मूल्य होता है। जब वर्तमान में उत्पादित वस्तु का मूल्य पीछे के किसी वर्ष के को आधार मानकर निकालते हैं तो वह वस्तु का स्थिर मूल्य कहलाता है। स्थिर मूल्य महंगाई को स्थिर मानकर निकाला जाता है। देखो बहुत सिंपल है, जैसे क्या होता है लगातार बोलते हैं भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो महंगाई को देखने का हर का आदमी का नज़रिया अलग है। जैसे जितना ज़्यादा उम्र वाला व्यक्ति है, आपके दादा हैं, पिताजी को भी ले सकते हैं, अब वो लोग कहते हैं हमारे समय तो मान लीजिए कि फलानी दाल जो है, मूंग की दाल जो है वो 10 रुपये किलो ही थी, 15 रुपये किलो ही थी। आज मूंग की दाल 100 रुपये किलो है, कितनी महंगी हो गई। पर आपको ऐसा लगेगा अरे यार पिछले साल तो मूंग की दाल जो है वो 110 रुपये किलो थी और इस साल जो है मूंग की दाल जो है 100 रुपये किलो ही बिक रही, उल्टा मूल्य तो 10 रुपये कम हो गया। ऐसे कैसे पेट्रोल और डीजल के, यार पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं तो आप याद करेंगे कि हाँ यार मैंने जब पहली बार पेट्रोल भराया था तो 60 रुपये लीटर था। आपके पिताजी याद करेंगे हाँ यार मैंने जब पहली बार पेट्रोल भराया था तो 30 रुपये लीटर था। आपके दादाजी भी याद करेंगे मैंने जब पहली बार पेट्रोल भराया था तो 10 रुपये लीटर था। आज देखो पेट्रोल 80 रुपये लीटर हो गया। अचानक से आप आते हैं और कहते हैं क्या बात हो रही है कि यार पेट्रोल कितना महंगा हो गया। अरे क्या बात कर रहे हैं महंगा आ गया, पिछले महीने तो मैंने 82 रुपये लीटर भराया था और इस बार आप देखो 78 हो गया, 5 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया। तो देखने का नजरिया है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपने किसको आधार बनाया, तो यही बात होती है स्थिर मूल्य के साथ। आप जब भी कंपैरिजन करते हैं तो आप किसी एक वर्ष के मूल्यों को आधार बनाते हैं और उसी वर्ष के जो ये मूल्य हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थिर मूल्य। वर्तमान में स्थिर मूल्यों का आधार है 2011-12, यानी 2011-12 में वस्तुओं का जो बाजार मूल्य था और आज जो वस्तुओं का बाजार मूल्य है उनके बीच में कंपैरिजन होगा। जैसे मैं कहूँ 2011-12 में वो मूंग की दाल जो है 80 रुपये किलो थी और आज 100 रुपये किलो, इसका मतलब 20 रुपये प्रति किलो पे महंगाई बढ़ी है। ये है स्थिर मूल्य। एक और चलता है चालू मूल्य। किसी उत्पाद का जो MRP लिखा होता है वो उसका चालू मूल्य है। मतलब किसी भी उत्पाद का चालू मूल्य उसके स्थिर मूल्य के आधार वर्ष में अब तक की मुद्रास्फीति को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। बेसिकली हम कहते हैं ना कि यार ये वाला जो प्रोडक्ट है, MRP भी लगातार बदलती रहती है, आपने देखा होगा, तो वो बताता है कि अभी ये वस्तु कितने में बिकेगी, चालू मूल्य इसका कितना होगा। चाहे कितने भी टैक्सेस जुड़ जाए, चाहे कितने भी मुद्रास्फीति हो जाए, इससे ज़्यादा इसका मूल्य नहीं हो सकता। उसी को हम क्या कहते हैं, चालू मूल्य कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चारों मूल्य समझ में आ गए होंगे। पूछते हैं कई बार, इस पर अच्छा सवाल बनता है, वो सवाल है राष्ट्रीय आय की गणना का। तो देखिए एक थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया है तो मैं इसको अगले एक और पार्ट के अंदर रिकॉर्ड करूँगा, तो आप जुड़े हुए रहिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं राष्ट्रीय आय की गणना के सूत्र आपको बताऊँगा। थैंक यू।